डिजीज़ में नेक्स्ट वी हैव द रेबीज़, ठीक है। रेबीज़ का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सबसे पहले कि एक्यूट है, हाईली फैटल वायरल डिजीज़ है, ठीक है। एक्यूट है मतलब कि इसके जो सिम्टम्स आते हैं मतलब जो एक्यूटली होता है, ठीक है। और ये जो है ना मार के रख देता है बंदे को, ठीक है। हाईली फैटल अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, ठीक है। और किसको इन्वॉल्व करता है? CNS को इन्वॉल्व करता है, जिसमें हमारे पास जो वायरस होता है, ठीक है, वो होता है लाइसा वायरस टाइप 1, ठीक है। लाइसा वायरस टाइप 1 होता है। और ये हमारे पास बात याद रखनी है कि ये जो है ना हमारे पास जूनोटिक डिजीज़ तो है, लेकिन किसकी है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, ठीक है। ये हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर ये वायरस उसको बड़ा बहुत पसंद है, इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बहुत पसंद है। तो लाइसा वायरस टाइप 1 जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अटैक करता है। कार्निवोरस जो होते हैं, कार्निवोरस जो होते हैं एनिमल्स, ठीक है, जो हमारे पास डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जैकल्स हैं, वुल्व्स हैं, इनको ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो रैबिड एनिमल्स होंगे, ठीक है, इनके जो बाइट, इनके सलाइवा के अंदर होंगे ना ये वायरस जो है, तो ये जब भी हमारे पे बाइट या लिक करेगा तो ये फिर एनिमल जो है क्या करेगा कि ट्रांसमिशन हो जाएगी उस वायरस की टू द मैन, ठीक है। अब जो हमारे पास क्लासिकल हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब जिसमें हमें क्या होता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बंदे को पानी से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो पानी से क्यों डर लगता है? एक्चुअली वो ये कि हमारे पास चूँकि उसके जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पैस्टिक हो जाते हैं, तो जब भी वो पानी पीने की कोशिश करता है तो उसकी सांस बंद होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से वो अब पानी को तो स्वेलो नहीं कर सकता ना, तो अब वो जब भी पानी को देखेगा ना तो उसके साथ ही रेस्पिरेटरी स्पैज्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें लॉन्ग एंड वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, कि इसमें लॉन्ग एंड वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस होती है ड्यू टू इंसेफेलोमाइटिस, ठीक है, मतलब कि लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और जब इलनेस स्टार्ट होगी ना तो वो हमारे पास शॉर्ट सी होगी। इतनी जल्दी बंदे को पहले तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, एकदम से सिम्टम्स आए, इलनेस स्टार्ट हुई और फिर ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, इंसेफेलोमाइलिटिस हो गया, ठीक है, और अल्टीमेटली फैटल डेथ, ठीक है। जितनी मर्ज़ी एंड पे जाके जितनी मर्ज़ी इंटेंसिव केयर कर लो, जब CNS इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है तो फिर बंदे की डेथ हो जाती है। और इट इज़ द ओनली कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ द मैन दैट इज़ ऑलवेज़ फैटल, ठीक है। तो डेफिनेशन एक्चुअली इसकी यही है कि इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। और ये हमारे पास एक्यूट हाईली जो है ना फैटल वायरल डिजीज़ है, CNS को इन्वॉल्व करती है। कौन सा वायरस होता है इसमें? लाइसा वायरस टाइप 1 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर वायरस जो है ना अटैक करता है, जिसमें हमारे कार्निवोर्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें डॉग्स, कैट्स, जैकल्स, वुल्व्स आ जाते हैं। रैबिड एनिमल्स आके बाइट करते हैं, लिक्स करते हैं, उसकी वजह से होता है। और हमारे पास इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस होता है और अल्टीमेटली डेथ, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने थोड़ी सी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है कि कहाँ पे ये जो है ज़्यादातर होता है। तो ये जो है ना एंजोटिक है, एपिजोटिक है, ठीक है। एंजोटिक और एपिजोटिक की टर्म्स हमने देखी थी जब हमने पढ़ा था प्लेग को, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो एंजोटिक होता है उसमें क्या होता है कि रेगुलरली जो है एनिमल्स को किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, सीजन पे क्या होता है वो वो डिज़ीज़ हो रही होती है, ठीक है। और एपिजोटिक क्या होता है कि टेम्परेली कहीं हो जाए, ठीक है, और फिर बहुत कम हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर रेगुलरली हो रही है तो वो हमारे पास एंजोटिक होती है और एपिजोटिक होती है जो कि टेम्परेली होती है कि कोई भी डिज़ीज़, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तरह से डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ एरियाज़ में ये जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है और कहीं पे भी प्रेवलेंट है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। इसमें हम वही पढ़ते हैं एजेंट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अब सबसे पहले जो एजेंट फैक्टर्स है ना उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? एजेंट पढ़ेंगे, ठीक है, उसका रिजर्वायर देखेंगे। तो इसका जो एजेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है? लाइसा वायरस टाइप 1 होता है। हमने शुरू में देखा था कि इसका जो एजेंट होता है वो लाइसा टाइप वायरस होता है, ठीक है। लाइसा वायरस टाइप 1 होता है और ये हमारे पास बुलेट शेप्ड वायरस होता है, ठीक है। और न्यूरोट्रॉपिक RNA कंटेनिंग वायरस, मतलब RNA वायरस, DNA RNA वायरस होते हैं, तो इसमें सिर्फ RNA होता है, ठीक है। और इसकी जो फैमिली होती है वो रेब्डोवायरिडी फैमिली होती है, ठीक है। और सीरोटाइप 1 इसकी लाइसा वायरस टाइप 1 जो है ना रेब्डोवायरिडी फैमिली की, वो है इसमें पॉजिटिव एजेंट होता है इसका, ठीक है। सीरोटाइप जो हमारे पास 2, 3, 4 होती है ना वो हमारे पास रेबीज़ रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो थोड़ी एंटीजेनिसिटी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है टाइप 1 से, ठीक है। और मतलब रेबीज़ तरह की डिजीज़ ही कॉज करती हैं। और इसके बाद हमारे पास ये है कि जो अवेलेबल एंटी रेबीज़ वैक्सीन है ना वो हमारे पास इन रेबीज़ रिलेटेड वायरस, मतलब सीरोटाइप्स अलग अलग होंगी ना वैक्सीन के लिए। उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर हमारे पास 2 मेजर एंटीजेंस होती हैं, ठीक है। रेबीज़ के वायरस जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मेजर एंटीजेंस जिसकी वजह से वो मतलब जिसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना, वही एंटीजेंस इसकी जो होती हैं प्रोटीन्स, वो कौन सी होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जी प्रोटीन एंटीजन होती है वायरस की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है।
जो वायरस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें जो एंटीजन प्रोटीन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है ना, जी प्रोटीन, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन होती है इसकी, एक वो हो गई। इसके अलावा क्या होती है, इंटरनल न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीजन, ठीक है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन के अंदर इसकी प्रोटीन एंटीजन होती है और एक इसके जो न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीजन होती है, ठीक है, 2 तरह के एंटीजन होते हैं, मेम्ब्रेन वाली जी प्रोटीन वाली और अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन वाली एंटीजन होती है, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादातर इसकी जो एंटीबॉडीज़, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, इसकी एंटीजन के अगेंस्ट, वो मोस्टली इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन बाहर मेम्ब्रेन वाली एंटीजन होती है ना, उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे ही हम देखेंगे ना कि किसी की बॉडी में, किसी की ब्लड के अंदर इस जो एंटीजन की, ये वाली जो एंटीजन है मेम्ब्रेन एंटीजन जी प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गए, इसका मतलब कि इसके अंदर इम्यूनिटी है, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द रेबीज़ वायरस, ठीक है। अब जो हमारे पास अब ये जो लाइसा वायरस टाइप 1 है ना, ये हमारे पास जो भी इफेक्टेड एनिमल्स होते हैं, रेबिड एनिमल्स जितने हम ऊपर देखें, उसके अंदर, उनके अंदर जब ये वायरस होगा तो कहाँ पे एक्सक्रीट आउट होगा, उनके सलाइवा के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, एक होता है इसका स्ट्रीट वायरस और एक होता है इसका फिक्स्ड वायरस, ठीक है। अब जो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रीट वायरस की बताई हुई है बात कि स्ट्रीट वायरस और जो हमारे पास फिक्स्ड वायरस है ना, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब जो स्ट्रीट वायरस होता है ना, वो हमारे पास नेचुरली जो है ना, जो हमारे इर्द गिर्द रेबिड एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर ये वायरस नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारे पास जब स्ट्रीट वायरस जब हमारे अंदर, मतलब ब्रेन टू ब्रेन जब इसकी ट्रांसमिशन होगी ना, पैसेज जिसका होगा, मतलब वो स्ट्रीट से गुजर है ना, तो जब वो वहाँ से गुजर के अंदर मतलब बॉडी में जाएगा ना, तो उसकी जो है ना हमारे पास मॉडिफिकेशन हो जाएगी वायरस की। जब मॉडिफाइड वायरस होगा ना, वैसे जो नेचुरली अक्रिंग हो रहा था उसको हम स्ट्रीट वायरस कह रहे थे, लेकिन जब वो मॉडिफाई हो जाएगा ना, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द फिक्स्ड वायरस, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जो स्ट्रीट वायरस होता है ना, उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है, 20 to 60 डेज़ का होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, और उसकी जो हमारे पास डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके मतलब नेगेटिव बॉडीज़ भी बनती हैं, और वो सब कुछ जो भी वायरस की ज़्यादातर डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी होती है वो ज़्यादातर स्ट्रीट वायरस की होती है। लेकिन जो हमारे पास होता है हमारे पास फिक्स्ड वायरस, ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका इंक्यूबेशन पीरियड 20 से 60 दिन का था, तो इसका जो है वो तकरीबन कम हो के 4 to 6 डेज़ हो जाता है मॉडिफिकेशन के बाद, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास जो फिक्स्ड वायरस होता है, ये हमारे पास नेगेटिव बॉडीज़ भी नहीं बनाता, ठीक है, और ना ही ये इतना पैथोजेनिक होता है। इस वजह से जितनी भी हम वैक्सीन बनाते हैं इस वायरस की वैक्सीन जो देते हैं पेशेंट्स को प्रिवेंशन के लिए, उसमें हम फिक्स्ड वायरस जो है वो मॉडिफाइड वायरस जो होता है ना वो डालते हैं, ताकि उसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो कम हो जाए, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द एजेंट विच वाज द लाइसा वायरस टाइप 1, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा कि उसकी 2 हमारे पास एंटीजन्स हैं, एक मेम्ब्रेन वाली है और एक अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन, और मेम्ब्रेन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। उसके बाद हमने स्ट्रीट वायरस और फिक्स्ड वायरस का डिफरेंस देखा, और ये देखा कि ये जो वायरस होता है इसकी फैमिली रैबिडो वायरस फैमिली होती है, ठीक है, और जो है ना ये इसकी जो है सीरोटाइप्स 4 तरह की होती हैं, ठीक है, बुलेट शेप्ड वायरस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो ऑब्वियसली ये रैबिड एनिमल्स इसके सोर्स होगा, ठीक है, उनके सलाइवा के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है, ट्रांसमिशन वहाँ से ही हो जाती है। तो डॉग्स, कैट्स, ठीक है, हमने ऊपर देख लिए कि कौन कौन से इसके सोर्सेज हो सकते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है सलाइवा के अंदर 3 से 4 दिन होता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस टिल डेथ। अब इसके बाद आपने देखना है होस्ट फैक्टर्स, ठीक है। होस्ट फैक्टर एक हमने ऊपर देखा था कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को इन्वॉल्व करता है, जो हम भी जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमें भी ये वायरस जो है वो बड़े मज़े से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब हमारे अंदर जो ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ये जो है ना ह्यूमन के अंदर डेड एंड इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब ये कि इसमें फैटल जो हमने देखा था इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास लैब स्टाफ वर्किंग होते हैं, मतलब जो रेबीज़ वायरस के साथ वर्क कर रहे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और जो हमारे पास डॉग हैंडलर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, जो इन जगहों पे मोस्टली जाते हैं, नेचुरलिस्ट होते हैं, ठीक है, इनको ज़्यादातर इसकी जो है ना मतलब इस वायरस का खतरा होता है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है कि ये ऑब्वियसली क्या होगी ट्रांसमिशन, इसकी बाइट के थ्रू या स्क्रैच के थ्रू हो सकती है। सलाइवा जो हमारे पास इन कांटेक्ट आ जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ कांटेक्ट में आ जाए, अगर डॉग को ऑलरेडी कोई हमारे पास कोई इंजरी हुई है, ठीक है, ट्रॉमा हुआ है, वहाँ से ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ कि बैट्स आर द सोर्स ऑफ मोस्ट ह्यूमन रेबीज़ डेथ्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बस यही है कि जो हमारे पास बाइट्स, स्क्रैचेस के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू, स्किन वोन्स के थ्रू, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ट्रांसमिशन होती है इसकी वायरस की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बताया हुआ है कि कभी कभार जो है ये इन्हेलेशन ऑफ वायरस भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एरोसोल,
ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन, अगर किसी पेशेंट के अंदर पहले से रेबीज़ वायरस, ये जो लाइसा वायरस टाइप 1 था और उसने अपना ऑर्गन डोनेट कर दिया किसी को, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ रॉ मीट और अदर टिश्यूज़ फ्रॉम द एनिमल्स इन्फेक्टेड विद रेबीज़ इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन, ठीक है। बस ये है कि हमारे पास एरोसोल से भी हो सकता है और इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड बताया हुआ है कि ये जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। हमने देखा ना कि एक हमारे पास स्ट्रीट वायरस होता है, फिक्स्ड वायरस होता है। स्ट्रीट वायरस का जो होता है ना इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। फिक्स वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कम हो जाता है, वेरिएबल होता है इसका, कभी कभार ज़्यादा कभी कभार कम, ठीक है। लेकिन मोस्टली इसका जो है ना 5 दिन से बहुत सालों तक, ठीक है, मतलब कि सालों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया हुआ है वो ये है कि 1 to 3 months, ठीक है, और 7 days to many years, ठीक है। ये इन्होंने एवरेज बताई हुई है कि 7 days से लेके 1 हफ्ते से लेके बहुत सालों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, ठीक है। और मतलब इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड इस पे भी करता है कि साइट ऑफ बाइट क्या है। अगर जितना क्लोज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा ना उतनी जल्दी इसके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। सिवेरिटी ऑफ बाइट, कितना ज़्यादा काटा उसने रैबिड एनिमल ने, कितना ज़्यादा काटा, कितने मतलब कितनी सिवेरिटी से काटा, कितनी दफ़ा काटा, ठीक है। नंबर ऑफ वुंड्स क्या थे, कितना वायरस अंदर गया, अमाउंट ऑफ वायरस इंजेस्टेड। अब जो बाइटिंग एनिमल था उसकी स्पीशी क्या थी, ठीक है। प्रोटेक्शन कितनी थी, उस बंदे ने कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, या उसने ट्रीटमेंट लिया था जैसे उसके वायरस की अटैक हुआ था, ठीक है। तो ये सब हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड को डिसाइड करते हैं, उसकी वजह से इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब ये है कि CNS के करीब जितना होगा, फॉर एग्जांपल उसको सर पे काटा है, नेक पे काटा है, फेस पे काटा है, पर एक्सट्रीमिटीज़ पे काटा है, तो उसको जल्दी उसको सिम्टम्स एंड साइंस आएंगे बिकॉज इट इज़ क्लोज टू CNS, ठीक है। तो रेबीज़ के मतलब जो है वो एक बात कि ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। फिर उसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है कि किस तरह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो जब ये हमारे पास जहाँ पे ये हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन होगी ना, वायरस जहाँ पे उसने काटा, ठीक है, जिस जगह पे, वहाँ पे ये वायरस रेप्लिकेट करता है मसल के अंदर या कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स में, ठीक है, मतलब वहाँ पे रेप्लिकेट करेगा और फिर वहाँ से नर्व एंडिंग्स के साथ अटैच हो जाएगा। नर्व एंडिंग्स के साथ अटैच होकर ये पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू चला जाएगा, कहाँ पर, ये CNS में चला जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से CNS में चला जाएगा असेंडिंग डायरेक्शन में, ठीक है। और वहाँ पे जाके CNS में जाके फिर ये जो है जब CNS में चला जाता है तो वहाँ जाके बैठता नहीं है, वहाँ से फिर ये वायरस जो है पहले वो सेंट्रीपिटली जा रहा था, मतलब टुवर्ड्स द CNS, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगली, अब ये सेंट्रीफ्यूगली जाएगा, मतलब कि CNS में होके वहाँ पे ठहरेगा नहीं, वहाँ से अपनी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर लेगा, स्केलेटल, हार्ट के मसल्स को, एड्रीनल ग्लैंड्स को, स्किन को इन्वॉल्व कर देगा, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है, जिधर से फिर ये ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं। तो ये है कि आपको ये बात मतलब सोचेंगे कि एक बंदे को काट लिया पागल कुत्ते ने, ठीक है, तो उसने जो है वो उसके अंदर वो वहाँ पे जिधर काटा है वहाँ से वो गया पेरिफेरल नर्व्स में, वहाँ पे अटैच होके CNS में चला गया, CNS से जाके फिर वापस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाके दूसरे टिश्यूज़ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर उनके अंदर भी उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं।